हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आपके लिए यूपी टीजीटी साइंस की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कराने के लिए 25 कॉर टॉपिक की सीरीज लेके आया था। उसके बाद मैंने दोबारा से 30 कॉर टॉपिक की सीरीज और स्टार्ट की है, जिसके 4 टॉपिक हो चुके हैं और लास्ट टॉपिक नंबर 5 है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, कोर टॉपिक की सीरीज जब भी लेके आता हूँ उसमें मैं पहले किसी भी टॉपिक की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ एंड आफ्टर दैट उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रांग हम बना लेते हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक नंबर 5 है वो है बॉर्स एटॉमिक मॉडल। फ्रेंड्स, इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे रेडियस से रिलेटेड आ जाए, चाहे एनर्जी से रिलेटेड आ जाए, चाहे ट्रांजिशन से रिलेटेड आ जाए, एक क्वेश्चन आना ही आना है। और फ्रेंड्स, फिर इसी के बाद जो टॉपिक नंबर 6 आएगा वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो भी आप जरूर देखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक बॉर्स एटॉमिक मॉडल, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बॉर्स ने एटम्स के बारे में क्या क्या चीजें बताई, एटम्स का मॉडल उन्होंने कैसा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, बॉर्स के एटॉमिक मॉडल को एक बात और बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही ये एप्लीकेबल हो पाया। ये एक सबसे बेसिक चीज है जो मैं आपको बता दूं। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन एटम तो समझ में आया, हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है? हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है यूनी इलेक्ट्रॉन एटम। यूनी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम या फिर आयन, उनके लिए भी बॉर्स का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। उसके अलावा जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब पढ़ते हैं कि बॉर्स ने एटम के क्या क्या चीजें बताई, क्या क्या खास उसमें कुछ बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने दिया दैट एन एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एक परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। और जो इस नाभिक का आकार है बहुत छोटा होता है और ये बिल्कुल पूरे एटम के केंद्र में स्थित होता है। ये दो पॉइंट्स इन्होंने कहे किससे रिलेटेड है, नाभिक से रिलेटेड है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक जो होता है बहुत ही छोटा होता है एटम के कंपैरिजन के साइज में। और ये जो होता है परमाणु के केंद्र में होता है। ओके, पॉइंट नंबर 3, an electron in a hydrogen atom can move around the nucleus in the circular path of fixed radius and energy। कि हाइड्रोजन परमाणु में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा के गोलाकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूम सकता है। समझिएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसकी एनर्जी कहाँ से आ रही। तो इन्होंने बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा के गोलाकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूम सकता है और इस पथ को कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती है, यानी जो नाभिक होता है इनके केंद्र पे होता है। ओके, as long as the electron remain in a particular orbit it does not lose or gain energy and its energy remains constant। और जब तक इलेक्ट्रॉन एक विशेष कक्षा में उपस्थित रहता है, जब तक एक ऊर्जा स्तर में रहता है, तब तक ना तो ये ऊर्जा को लॉस करता, त्याग करता, और ना ही प्राप्त करता है। यानी इसकी जो ऊर्जा है वो स्थिर बनी रहती है जब तक कि वो अपने एनर्जी लेवल में है। सो यहाँ से एक और बात आई कि इन्होंने ना एक कंसेप्ट यहाँ से दे दिया, एनर्जी लेवल का कंसेप्ट, ऑर्बिट का कंसेप्ट इन्होंने यहाँ से दे दिया। ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया फ्रेंड्स, ऑर्बिटल का नहीं, ऑर्बिट्स का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में, समझिएगा। ऑर्बिट जो होते हैं, ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडियस का पाथ है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिटल्स आएगा श्रोडिंगर का, जब हम पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव मोशन और उसके रिलेटेड जो हम एटम का मॉडल पढ़ते हैं उसमें आएगा, ठीक है, उसमें आएगा ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ ऑर्बिट होते हैं। तो इन्होंने कहा जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में रहता है तब तक यह ना तो एनर्जी को लॉस करता है ना गेन करता है, यानी कि वो न्यूक्लियस में भी नहीं करता। मैक्सवेल की थ्योरी जो थी वो इन्होंने सही कर दी कि मैक्सवेल ने जो कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है अगर घूमना है तो वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता इन्होंने बता दिया, क्योंकि जब तक न्यूक्लियस उस ऑर्बिट में ना तो एनर्जी को लॉस करता ना गेन करता, इसलिए उसकी ऊर्जा स्थिर बनी रहती है जब तक वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में है। ओके फ्रेंड्स, 4 पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अब ऐसा भी होता है, आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो एक ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। इट आइदर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। अब ये क्या करेगा, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी को इमिट करेगा। सो इफ इट इज मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस देन द एनर्जी इज इमिटेड। जब वो न्यूक्लियस की ओर आता है तो एनर्जी को उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी को रिलीज करता है, निकालता है। ओके, अब इस कंसेप्ट को समझिए। इन्होंने कहा ये मान लो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारे एनर्जी लेवल है, ये हमारे
एनर्जी लेवल है। ये n बराबर 1 मान लो, ये n बराबर 2 मान लो, n बराबर 3 मान लो। इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो ये इस एनर्जी लेवल से 2 वाले में जंप कर रहा है। कहाँ जा रहा है? n बराबर 1 से n बराबर 2 में जा रहा है। तो अब इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ये क्या करेगा? एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? 2 में आ गया, 2 से फिर 3 में जा रहा है, 2 से कहाँ जा रहा है? n बराबर 2 से 3 में जा रहा है। तब भी ये एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी को गेन करेगा। यानी कि जब लोअर से हायर में जाता है तब तो एनर्जी को गेन करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई चीज जब हायर स्टेट पे होती है वो तो अनस्टेबल ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, चाहे वो एक बार में आ जाए, चाहे वो किसी बीच वाले गैप में लेके आ जाए, जब भी वो हायर से लो पे आएगा तो वह एनर्जी को इमिट करेगा। हाई से लो आने पे क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा इनटू द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के फॉर्म में ऊर्जा को इमिट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर कंसेप्ट समझ में आया? तो जब तक वो अपनी स्टेट में है, जब तक अपनी ऊर्जा स्तर में, जब तक तो एनर्जी को ना लॉस कर रहा ना गेन। केवल जब ऊर्जा स्तर चेंज करेगा, चाहे तो वो कम वाले से ज्यादा में जाएगा तो एनर्जी गेन करके जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा। और जब ज्यादा वाले से कम में आएगा तो एनर्जी को रिलीज कर देगा। जितनी एनर्जी उसे मिली थी वो सारी की सारी रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी चेंज आया वो हम निकाल सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल E2 माइनस E1 से। और ये किसके इक्वल आएगा? एच न्यू के। अब एच न्यू है क्या? ये कहाँ से आया समझो। हमें पता है अगर ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करेगा? ये एनर्जी को रिलीज करेगा रेडिएशन की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। और हमें पता है रेडिएशन है तो वो वेव नेचर है, वेव नेचर है तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिससे हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल एच न्यू से हम वो निकाल सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है तो एच सी अपॉन लैम्डा का यूज करके भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये एनर्जी जो रिलीज हुई है वो भी निकाल सकते हैं। और अगर आपने कहा कि भाई इतनी लैम्डा से इतने फोटोन्स की एनर्जी हमने इसको दी, इसने गेन कर ली, तो कितनी एनर्जी इसको दी वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। ये चीज हो गई। अब फ्रेंड यहाँ से एक चीज आती है कि अगर दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तब हम उसको कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड इसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, ई एन इजक्वल माइनस 1312 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर किलो जूल पर मोल में फॉर एच एटम। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम दो ट्रांजिशन के बीच एनर्जी को निकालना चाहते हैं कि भाई एक लेवल से दूसरे लेवल में आ रहा है तो कितनी एनर्जी निकली वो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में आप देखो, अगर एक ही एनर्जी लेवल की निकालनी है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन की नहीं निकालनी, किसी भी एक एनर्जी लेवल की निकालनी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला है किलो जूल पर मोल के लिए, यानी कि एक मोल हाइड्रोजन एटम के लिए इतनी एनर्जी। ठीक है, ओके। अब अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम ना हो, ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन एटम ना हो या किलो जूल में ना हो, जूल में हो, तब जूल में के लिए हम क्या करेंगे? 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब हमारी जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। और ये 13.212 हो जाएगा, 13.12 इंटू 10⁵ जूल पर मोल हो जाएगा। ओके, और अगर मोल में ना निकाल के पर एटम निकालनी हो तो पर एटम निकालने के लिए इस पूरी वैल्यू को आप डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपकी जो एनर्जी आ जाती है वो आ जाती है एन इज इक्वल माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ये आपकी एनर्जी आती है एक एटम के लिए किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की। और ट्रांसफर के लिए आप फिर फॉर्मूला ये यूज कर लो, 1312 की जगह 2.18 इंटू 10⁻18 रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। ये अभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। एक चीज और है फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा ई का, ई एन इज इक्वल होता है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी होती है। तो ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला हमारा आ गया। अब बात करते हैं, देखो एक और पॉइंट आता है 6 सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या न्यूक्लियस के हर जगह पे एक एनर्जी लेवल हो सकता है या इनके बीच में कोई गैप होता है? रेडियस तो मैं बता दूंगा, लेकिन रेडियस से पहले ये समझो कि क्या एनर्जी लेवल हर जगह एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब मान लो ये तो न्यूक्लियस है, एक एनर्जी लेवल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ये किसने बताया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम डेफिनेट है? हो सकता है बिल्कुल पास आ जाए इससे अगले वाला, या फिर हो सकता है बहुत दूर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये किसने बताया कि ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट कहां पर, कौन से ऑर्बिट में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन? ठीक है, सो इसके लिए एक थ्योरी उन्होंने दी, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट विच हैज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, अभिन्न गुणज होता है। दैट इज MVR, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल n इंटू h अपॉन 2 पाई। ये हमारा एक फॉर्मूला आता है और इसके थ्रू हमें पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर जगह पे अपना ऑर्बिट बना के नहीं घूम सकता।
नहीं, ये जो ऑर्बिट डेफिनेटली जिसमें घूम सकता है वो mvr इज इक्वल एन इंटू एच अपॉन टू पाई की कंडीशंस को पूरा करता हो, तभी उस ऑर्बिटल में वो घूम सकता है, उस ऑर्बिट में वो घूम सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज है। अब घूम सकता है, ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसके न्यूक्लियस से लेकर डिस्टेंस क्या होगी, वो कैसे निकालें? तो रेडियस के लिए फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल एन स्क्वायर ए, और ए की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर्स में। फ्रेंड देखो, अब जैसा भी क्वेश्चन आता है पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रम, उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। हम रेडियस निकाल सकते हैं, nth ऑर्बिट की रेडियस 0.0529 एन स्क्वायर नैनोमीटर में। ओके, अगर हमें दी है, और अगर एंगस्ट्रम में निकाले तो 0.53 एन स्क्वायर इंटू एंगस्ट्रम। यहाँ एन क्या है, एनर्जी लेवल, जिस भी एनर्जी लेवल की निकालनी है, जिस भी ऑर्बिट की निकालनी है वो है, उसका एन स्क्वायर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। अब ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए। इसमें हमें पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और अगर हमारे पास किसी और के लिए आ जाए तो आर एन इक्वल हो जाएगा 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एन एम। यहाँ जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम की हमें एटॉमिक रेडियस निकालनी है उस एटम के लिए हम निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होना चाहिए, लाइक Li2 पॉजिटिव इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसकी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब फ्रेंड्स, जितने भी फॉर्मूले आए एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखो, सबसे पहली कंडीशन कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, उसका एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो होना चाहिए एम वी आर इज इक्वल एन इंटू एच अपॉन टू पाई। पहली कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन, जो एनर्जी लॉस होती है वो हम निकाल सकते हैं E2 माइनस E1 से, इजीली निकाल सकते हैं। और अगर E2 माइनस E1 ना करें और अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी रखी हो तो एच न्यू से निकाल सकते हैं या फिर एच सी अपॉन लैम्डा से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, सर अगर एनर्जी लेवल दे रखे हो तब कैसे निकालें? तब फ्रेंड्स आपके पास फॉर्मूला है -1312 इंटू 1/n1 स्क्वायर, यानी कि जो भी हमारा ऑर्बिट है जिसमें से आ रहा है, और -1/n2 स्क्वायर, इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, डेल्टा ई इज इक्वल, आप इससे भी निकाल सकते हो -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n² -1/n2 का स्क्वायर, ये इससे भी निकाल सकते हो। अब ये सब किसके लिए है फ्रेंड्स, ये सब है हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हाइड्रोजन से अगर अलग कोई एटम आ जाए, यूनी इलेक्ट्रॉन एटम आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको इसमें जेड स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर देनी है। दैट इज फॉर्मूला हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल पर एटम में इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। देखो एनर्जी का बन गया। एनर्जी के बाद बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला आया वो कितना है, वो आया 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रम। ये किसके लिए आया है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए आया है। हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट की, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए n बराबर 1 अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है तो n बराबर 2, थर्ड ऑर्बिट है तो n बराबर 3। ओके, अब बात करते हैं अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई आ जाए तो क्या होगा। तो हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम में। अब जेड क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये हो गया। फ्रेंड्स वेलोसिटी के लिए बताऊं तो वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है फ्रेंड्स वो होता है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये हमारा किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी का, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी उसका ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो फ्रेंड ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछने के लिए आती है। अब इसके साथ साथ एक और बता दूं, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आ जाए, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mE_v² से आप निकाल सकते हो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -kZe² अपॉन आर। आर क्या है, आर है रेडियस, ई स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर, जेड एटॉमिक नंबर है, के इज द एक के क्या होता है, के कांस्टेंट होता है, और के बराबर होता है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ ये होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। वैसे जनरली निकालने के लिए आती नहीं, लेकिन फॉर्मूला आता है तो मैंने आपको बता दिया। ये सभी फॉर्मूला हमारे बोहर मॉडल से रिलेटेड हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, कभी मत भूलना। अगर कंपैरिजन के लिए आ जाए, मान लो कहे कि भाई हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की, वो कुछ भी दे दे, A2 Y Z कुछ भी एग्जांपल दे दे, और दूसरे के निकलवाए, तो आप इसे शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी को शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, एनर्जी को शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला याद रख लो। सबसे पहले देखो रेडियस के लिए, रेडियस के लिए आप है हमारे पास फॉर्मूला n² अपॉन जेड से,
ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो इसको हम बोलेंगे रेंटोज। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेंटोज। ओके, फिर हमारी वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला है z अपॉन एन। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, z अपॉन एन। इसको हम बोलेंगे वजन। क्या बोल देंगे, वजन। ओके, उसके बाद एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी के फॉर्मूले में क्या होता है, एनर्जी के फॉर्मूले में होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको आप बोल दो इज्जत दो ना दो, इज्जत दो यानी जेड की टू, ठीक है, ई जेड टू, और ना दो, ठीक है, यानी कि एन की टू। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है। शॉर्टकट में आप इनके कंपैरिजन बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, जितनी भी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीजें थी फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दी। इससे बाहर बहुत से क्या एटॉमिक मॉडल में आपके टीजीडी एग्जाम में कुछ नहीं आता, सब इसी के बेस्ड आता है। चाहे एनर्जी निकलवाए, चाहे कंपैरिजन निकलवाए, चाहे कुछ भी निकलवाए, ये इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो इसे समझ लिया। आप चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की पोस्टुलेट ऑफ बॉर्स एटॉमिक मॉडल। बॉर्स के एटॉमिक मॉडल के लिए इनमें से कौन सा एक मेन इसका पोस्टुलेट है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर विशिष्ट क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तरों में बिना ऊर्जा विकिरण के लिए परिक्रमा करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एंड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली। कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में रह सकते हैं और लगातार ऊर्जा विकिरित कर सकते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड रैंडमली। न्यूक्लियस जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है न्यूक्लियस, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर वैसे ही बिखरे रहते हैं, मतलब रैंडमली बिखरे रहते हैं, बेतरतीब ढंग से बिखरे रहते हैं इधर उधर। एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन दे आर एट रेस्ट। एनर्जी केवल तभी एब्जॉर्ब होती है जब वो रेस्ट पे होती है। तो फ्रेंड बताओ, रेस्ट पे होंगे तो एनर्जी की जरूरत नहीं है, ना एनर्जी रिलीज होती है ना वो एब्जॉर्ब करते। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बात तो सही है। व्हाइल द इलेक्ट्रॉन आर रेंडर स्कैटरली, ये बात गलत हो जाती है। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में होता है जिनकी एनर्जी और रेडियस फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, नहीं, सारे ऑर्बिट नहीं हो सकते। यही चीज मैंने आपको समझाई थी, केवल उन्हीं में होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम n इंटू एच अपॉन टू पाई के इक्वल होता है। ओके, केवल उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, इज दिस करेक्ट। कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विशिष्ट क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तरों में बिना ऊर्जा विकृत किए परिक्रमा करते हैं। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर हुआ ए। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। What is the formula for the energy of an electron in nth orbit of hydrogen atom according to Bohr's model? बोहर के मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nth कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु की बताना है तो जड़ का तो यहाँ पे केस नहीं है, और ई एन बराबर मैंने कितना बताया था, वो बताया था -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर 1 है तो ई एन बराबर कितना आ जाएगा, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस यही हमारे पास आंसर है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या आ गया हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर, हमारा ए आंसर आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें किसी और का आ जाता, मान लो, चलो मान लो कि आप निकालना, व्हाट विल बी द एनर्जी, व्हाट विल बी द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ लिथियम टू पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्बिट। लिथियम टू पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अ फोटोन। बोहर्स के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तब क्या होता है। एन इलेक्ट्रॉन लॉसेस एनर्जी एंड मूव्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल, वो एनर्जी को लॉस करता है और लोअर एनर्जी लेवल में जाता है। एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी एंड मूव्स टू अ हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी को गेन करता है और ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। एटम्स बिकम आयनाइज्ड, एटम आयनाइज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन द करंट एनर्जी लेवल, या फिर इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में रहता है, वर्तमान जिसमें है उसी में रहता है। तो फ्रेंड ध्यान दो, जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। जंप कैसे करेगा, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। तो इसके लिए बी आंसर सही होता है। ओके, बी इज द
करेक्ट आंसर। थर्ड का आंसर क्या हो जाता है? बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन बॉर्स मॉडल? बॉर्स मॉडल में जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी क्वांटाइज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेबल ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअस। द एंगुलर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। मैंने भी लिखा भी था MVR जो होता है n इंटू h अपॉन 2 पाई होता है, जहाँ n क्या है? मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। एक स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन में h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। Question number 5. An electron transition from a higher energy level to a lower energy level in a hydrogen atom according to Bohr's model. How is the energy change represented? ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। ठीक है, तो बोहर के मॉडल के अनुसार इस एनर्जी चेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? द एनर्जी इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। इनिशियल में से फाइनल घटाओगे, या फिर द एनर्जी इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल घटाओगे। नो एनर्जी इज ड्यूरिंग इमिटेड ड्यूरिंग सच ट्रांजिशन, या इस ट्रांजिशन में कोई एनर्जी इमिट होती ही नहीं, मतलब हायर से लोअर आने में कोई एनर्जी इमिट नहीं होती है, तो इनकरेक्ट हो जाता है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सच ट्रांजिशन, या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, हायर से लो में जब आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, तो स्टेटमेंट डी भी करेक्ट है। अब जब इमिट करता है, रिलीज करता है, तो इसे निकालने के लिए की फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाता है? बी। क्वेश्चन नंबर 6, what phenomena did the Bohr's model successfully explain regarding the hydrogen atom? हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग बोहर के परमाणु मॉडल ने कौन सी घटना सफलतापूर्वक एक्सप्लेन की? द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कंटिन्यूअस, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, लगातार होता है। हाइड्रोजन एटम इमिट्स एक्सरेज ओनली, कि हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक्सरेज इमिट करता है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइन, कि स्पेक्ट्रम जो होता है हाइड्रोजन एटम का उसमें असतत रेखाएं होती हैं। या एनर्जी लेवल्स आर इक्विडिस्टेंस, कि ऊर्जा स्तर एकदम समान दूरी पर होते हैं। तो फिर इसमें से स्टेटमेंट जो सही हो है सी। ओके, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सी, कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो असतत रेखाओं से बना होता है, उसमें अलग अलग टाइप की रेखाएं, स्पेक्ट्रम की अलग अलग लाइंस निकलती है। वो फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, सारी चीजें समझाऊंगा, उसमें से भी क्वेश्चन जरूर आता है, वो हमारा टॉपिक नंबर 6 में होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाउ डज द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम चेंज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल? भाई ये कह रहे हैं कि बोहर्स के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट की जो रेडियस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कैसे चेंज होती है। मैंने अभी बताया था आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड के। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ अगर सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पूछ रहे हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बस आंसर देख लो कौन सा है। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यस ए इज द करेक्ट आंसर, बस यही तो है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह की चीजें फ्रेंड्स बेसिक हमारे एग्जाम में आ जाती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Which transition in the hydrogen atom would emit a photons with the highest frequency according to Bohr's model? बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा संक्रमण उच्चतम आवृत्ति वाला फोटोन उत्सर्जित करेगा? फ्रेंड, उत्सर्जित करेगा या फिर गेन करेगा, ग्रहण करेगा? एक बात तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर उत्सर्जित करेगा तो केवल उत्सर्जित एक ही केस में करता है जब वो हायर से लोअर में आता है, तो इसमें से जो लोअर टू हायर वाले ऑप्शन होंगे ना वो तो हटा दो, लोअर टू हायर वाले ऑप्शन हटा दो, दैट इज डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उत्सर्जित पूछा है ना, तो उत्सर्जित केवल तभी होता है जब हायर से लो में आता है, तो लो से हायर वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं किसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति की जो एनर्जी है वो निकलेगी। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड ध्यान दो कि सबसे बड़ा ट्रांजिशन होना चाहिए, तो मैं इसे करके बताता हूं। देखो ई एन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब जब आप इसे करेंगे फ्रेंड्स तो आपको इजीली इसका आंसर
पता लग जाएगा। 1/n1, n1 होता है लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज 1 का स्क्वायर, माइनस n2 होता है हायर एनर्जी लेवल, दैट इज 3 का स्क्वायर। फॉर द फर्स्ट केस मैं कर रहा हूँ, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/1 माइनस 1/9, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा, 9 माइनस 1 दैट इज 8/9। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8/9 ऑफ E, तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा एनर्जी भी इसी में इमिट होगी, क्योंकि इसके अलावा जो भी आएंगे सारी की सारी वैल्यू हमारी इसकी कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो निकलेगी, जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला फोटोन निकलेगा वो ए से निकलेगा, इसी के लिए जो एनर्जी आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट बोहर हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा की अनुमानित त्रिज्या क्या है, वो है 0.53 एंगस्ट्रम या फिर 0.529 एंगस्ट्रम। और फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, वो होता है Rn इज इक्वल 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम किसी भी एटम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। सो ए इज द करेक्ट आंसर, 9 का आंसर क्या हुआ ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। इनमें से कौन सा बोहर मॉडल का एक लिमिटेशन है। इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट, ये एक्सप्लेन कर पाया था जीमन इफेक्ट को, नहीं कर पाया। इट प्रिडिक्ट द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को प्रिडिक्ट कर पाया, गलत है, ये मैंने बताया था। यूनी इलेक्ट्रॉन एटम को कर पाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट कंसिडर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को बताया, नहीं। द मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, की मॉडल जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, बिल्कुल सही, यही इसकी लिमिटेशन है कि केवल एकल इलेक्ट्रॉन प्रजातियों पर ही लागू होता है, यह इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। डी इज द करेक्ट। बाकी इसके अलावा जो नहीं बताया वो कभी भी लिमिटेशन नहीं होती, लिमिटेशन वो होती है जो स्टेटमेंट कही जाए और वो वहीं पे फिक्स हो जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आर, देन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव विल बी। ये कह रहे हैं बोहर हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा की जो रेडियस है वो आर है, लिथियम परमाणु की बताओ। तो हम बता सकते हैं लिथियम के 2 पॉजिटिव की पहली कक्षा की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर हम निकाल सकते हैं आर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड से। अब जेड कितना है, जेड कितना है बताओ, जेड है, जेड कितना है 3 है लिथियम के लिए, ठीक है, लिथियम के लिए जेड 3 है और एन बराबर 1 है, क्योंकि लिथियम की भी पहली कक्षा की बतानी है। तो लिथियम के लिए जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 दैट इज आर बाई 3। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो गया, बी। फ्रेंड्स अब आपने ये तो बता दी, आप एक काम करना, इसकी एनर्जी बताना। इफ हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो ई है, आप लिथियम 2 पॉजिटिव की थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बताओ। किससे बतानी है, ई के कंसेप्ट में ही बतानी है। ओके, ये आपको बतानी है, नीचे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज आर, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इज, ये कहते हैं पहली कक्षा की बोहर त्रिज्या आर है, इस बार दूसरी कक्षा की त्रिज्या बता दी, वो भी हाइड्रोजन एटम की। तो बहुत ईजी है, आर एन विल भी क्या हो जाएगा, आर एन विल भी क्या हो जाएगा, आर इंटू एन स्क्वायर। तो आर इंटू एन स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर विल बी 4r, बस इतना सा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ये आ गया 4r। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहली की आ जाए, दूसरी की आ जाए, तीसरी की आ जाए, किसी की भी आ जाए, इजिली निकाल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 की अगर हम बात करें तो 13 में कंपैरेटिवली क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। द एनर्जीज E1 and E2 of the two radiation are 25 electron volt and 50 electron volts respectively. The relation between their wavelengths lambda 1 and lambda 2 will be. ये कहना है दो विकर्ण जिनकी ऊर्जाएं E1 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E2 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये है, इनकी तरंग दैर्ध्यों के बीच का संबंध क्या होगा। हमें पता है जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ से E1 अपॉन E2 का अगर मैं रेशियो रखूं तो फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये हो जाएगा। तो इससे निकाल लो 25 अपॉन 50 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ओके, तो 1/2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 विल बी 2 ऑफ लैम्डा 2, ये आ जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर रेशियो निकालते तो 1/2 आता, बस ये हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following electron transition will require the largest amount of energy in the hydrogen atom? हाइड्रोजन परमाणु में निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सबसे अधिक ऊर्जा बतानी है फ्रेंड्स। देखो सबसे अधिक ऊर्जा जो निकलेगी ना वो सबसे कम एनर्जी लेवल के बीच में निकलेगी, सबसे कम एनर्जी लेवल। उसके बाद अगर एनर्जी लेवल बढ़े तो ऊर्जा उससे भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे एनर्जी लेवल होगी ए, ए इज द
करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे ज्यादा ऊर्जा जो निकलेगी इसी में निकलेगी जब ये 1 से 2 में जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है इन्फिनिटी टू 1। फ्रेंड देखो, अगर इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है तो इसमें का मतलब न्यूक्लियस की तरह आ रहा है, तो इसमें एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, इसने पूछा है सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किस में होगी, आवश्यकता मतलब कितनी ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा। तो ठीक है, तो कभी भी रिलीज वाले केस में आवश्यकता नहीं होती, वो तो निकाल रहा है। और ओके, सो इसका जो आंसर होता है वो ए होता है। और निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है E इज इक्वल 13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। और n1 लोअर एनर्जी लेवल और n2 हायर एनर्जी लेवल। E इज इक्वल 13.6 इंटू 1/1 माइनस 1/4, दैट विल बी 4 - 1। और तो E इज इक्वल कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 3/4, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 13.6 इंटू 0.75, दैट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी। ठीक है, और ये इसमें मैक्सिमम आएगी। बाकी के आप निकाल के देखना, n/2 और n/3 रख के निकाल के देखना, n/3 और 5 रख के निकाल के देखना कितनी आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो किस में आएगी, n/1 से n/2 में आएगी। ये याद भी रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ जो बहुत का एटॉमिक मॉडल है वो होता है खत्म। फ्रेंड्स आपका ये सर इसके तो बहुत इजी और बहुत अलग से क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसके ज़्यादातर क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे भी डिपेंड है, तो वहाँ भी इसके थोड़े से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, वहाँ भी हम थोड़े से क्वेश्चन इसके करेंगे। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक नंबर 6 देखना मत भूलिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें भी है। मिलता हूँ उसी वीडियो में।